हाय बड़ोलो। हेलो। ओके सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट नहीं, सॉरी, कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट का क्लास है और इसमें हम लोग क्रूड ऑयल के बारे में बातचीत कर रहे हैं सर। किसके बारे में? क्रूड ऑयल, ठीक है। तो क्रूड ऑयल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एसेट है सर, और इम्पोर्टेंट भी। जो लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हो उनके लिए बता दूं, आई नो आप लोग सभी कोई स्टॉक मार्केट क्लास भी करते हो और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट भी करते हो। बट अगर हम लोगों को कमोडिटी मार्केट का लत लग जाए ना, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करें, स्टॉक में लगाए कि कमोडिटी में लगाए। सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग। एंड इंटरेस्टिंगली, जब आपको स्टॉक मार्केट के मौका नहीं मिला ना, तो उस टाइम पे आप कमोडिटी मार्केट को अपना हथियार बना सकते हो। ये सब एसेट क्लास के बारे में नॉलेज रखना है। क्या सुविधा होता है कि जो लोग डेली ट्रेडिंग करता है, बात को समझना सर, जो लोग डे टू डे बेसिस में ट्रेडिंग करता है या वीकली बेसिस में ट्रेडिंग करता है, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार क्या है। हथियार माने बेसिकली एक औजार बोल सकते हो आप, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं औजार, ठीक है। माने आपका एक अनदर, एक शस्त्र, ठीक है, जिसके थ्रू से आप मार्केट में अपना पैसा को यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो और गेन कर सकते हो। सर क्या बात करना चाहते हो? सर बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिस दिन स्टॉक मार्केट में मोमेंटम कम मिलेगा, उस दिन कमोडिटी में शिफ्ट हो जाओ। जिस दिन कमोडिटी में मोमेंटम नहीं मिलेगा, उस दिन स्टॉक में शिफ्ट हो जाओ। आखिर मार्केट दोनों ही आपका है, आप अपने हिसाब से अपना कैपिटल को यूज करो। लेकिन सर इसके लिए एक ही चैलेंज का सामना करना पड़ता है कि इतना सारा एसेट क्लास के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज गैदर होना जरूरी है। तो क्रूड ऑयल मार्केट एक बहुत लिक्विड मार्केट है। इस मार्केट में बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं। इससे पहले कमोडिटी मार्केट में मैंने गोल्ड कवर किया, इससे पहले कमोडिटी में मैंने गोल्ड कवर किया, और अभी मैं क्रूड ऑयल कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और क्रूड ऑयल एक इतना इंपॉर्टेंट एसेट है मॉडर्न डे में, जिसको कोई चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। चलो मैं आपको चार्ट पे चलता हूँ सर। आप लोग सोच रहे हो मैं मजाक कर रहा हूँ ना? नहीं सर, कोई मजाक नहीं है। देखो देखो, लास्ट वीक जो लोग क्लास किए थे, सुमित, गीतिका, आप लोग अगर याद है तो देखो यार, एक चीज याद करो। लास्ट वीक में हम लोग आज कौन सा तारीख है? 15 तारीख ना। लास्ट वीक क्या डेट था? 8 तारीख, ठीक है। उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बोला था, अगर आप लोग क्लास भी देखोगे, मैंने क्रूड ऑयल का आपको जुलाई का फ्यूचर, आई थिंक जून या जुलाई का फ्यूचर में मैं कवर कर रहा था। और उसमें मैं आपको वही बोल रहा था कि मार्केट आप उस टाइम पे मैंने बेसिकली 8 तारीख सैटरडे था, और उससे पहले 7 तारीख मार्केट क्लोज हुआ था, ठीक है। एंड लुक एट दिस 7 तारीख का डेटा। 6 से 7 तारीख के बीच में क्या हुआ देखो आप। ये है 5 तारीख, ये है 6 तारीख, और ये है 7 तारीख, ठीक है। और ये 6 या 7 तारीख के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना घट गया सर। क्या घटा? एग्जैक्टली कैंडल कुछ कहता है सर। इसके लिए जो लोग क्रूड ऑयल इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, मैं उनको बता दूं, आप आप स्टॉक्स यूज कर रहे हो, जीरोधा यूज कर रहे हो, वट एवर, ठीक है, या जो भी मोतीलाल ओसवाल यूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपका ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, सभी प्लेटफॉर्म में कमोडिटी ट्रेडिंग का ऑप्शंस होता है। आप लोग अगर नहीं करते हो तो मुझे भी बोल सकते हो, मैं आपको दिखा दूंगा जो भी आपसे। और वहां पर ना आपको दिखेगा कमोडिटी का ऑप्शन। अब कमोडिटी ऑप्शंस में नॉर्मली ये एनएससी या बीएससी के थ्रू से नहीं होता है, ये एमसीएक्स के थ्रू से होता है। तो जैसे ये मैं आपको भी जो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से दिखा रहा हूँ, इधर मैं आपको जस्ट टाइप करके दिखा रहा हूँ सर। क्या लिखा मैंने? क्रूड ऑयल, ठीक है। मैं जस्ट टाइप किया क्रूड ऑयल, और इधर जैसे ही मैंने क्रूड ऑयल टाइप किया, आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर स्क्रीन में क्रूड ऑयल का जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का फ्यूचर मेरे सामने है। इसके अलावा क्रूड ऑयल का ऑप्शंस भी मेरे सामने है। 6550 कॉल ऑप्शन, 6550 पुट ऑप्शन, ठीक है। मैंने एटीएम आईटीएम जैसे स्टॉक में होता है, सेम टू सेम आपको क्रूड ऑयल में भी मिलेगा, ठीक है। सो ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा सुविधा यही मिलेगा आपको, मार्जिन थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। और फ्यूचर में एग्जैक्टली थोड़ा मार्जिन ज्यादा लगता है। यू कैन सी इट हियर, ठीक है। एक सौ क्रूड ऑयल का 6550 का कॉल ऑप्शंस का लास्ट
फ्राइडे का मार्केट का जो क्लोजिंग है उसका प्रीमियम चल रहा था 184 में, ठीक है। मार्जिन दिखा रहा है सर 18,400, ठीक है। सो अगर किसी को बाई करना था, कल तक का जो डेटा है फिर से मंडे को ओपन हो जाएगा, तो 18,400, चलो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। बट मैं आपको जो चीज दिखाने के लिए सोच रहा था वो ये है कि क्रूड ऑयल का चार्ट तो आप लोग मार्केट में देख लोगे, बट आपको मैं प्रीमियम का ग्रोथ दिखाने के लिए थोड़ा सा चिंता कर रहा हूँ। ये देखो, ये आपका डे चार्ट है, इसको आवरली में कन्वर्ट करो, ठीक है। लुक एट सर, इसका प्रीमियम, ये कॉल ऑप्शंस प्रीमियम आपका आवरली चार्ट में थोड़ा सा पहले गिरा था। ये 13 जून का डेटा है, ठीक है। पहले 467 का प्रीमियम गिर के, जैसे नॉर्मल स्टॉक में भी होता है, 105 में हुआ था। उसके बाद 7 बजे के आसपास यही सेम प्रीमियम 110 से वापस 277 तक गया, लेकिन उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट रह गया। ये कॉल ऑप्शंस का डेटा है, ठीक है। ऑप्शंस में क्यों इधर उधर होता है इसके बारे में आप लोग स्टॉक में भी नॉलेज लेते हो, सिमिलर काइंड ऑफ सेंस इधर भी होता है, ठीक है। ऑप्शन मार्केट के बारे में आपसे मैं बाद में बात करता हूँ। फिलहाल आपको मैं नॉर्मल फ्यूचर में बात करूँ, आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। अनदर इंटरेस्टिंग एरिया इज, ये एनएससी या बीएससी एक्सचेंज के थ्रू से नहीं होता है, उधर उन लोगों का भी होता है सर, बट ये ज्यादातर केस में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का यूज होता है, एमसीएक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से आप क्रूड ऑयल बेसिकली परचेस करते हो उसका एक्सचेंज का नाम है एमसीएक्स, ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एंड यू कैन सी इट हियर, एमसीएक्स, ठीक है। ठीक है, और आप बोलो सर। हाँ, MCDX আরেকটা আছে ওটা এনসিডিএক্স, তুই যেটা বলছিস हाँ एनसीडीएक्सটাও একটা আছে, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, ये भी एक है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर केस में आप स्टॉक्स या जीरोधा ये लोग एमसीएक्स के साथ कनेक्टेड है, कोई कोई प्लेटफॉर्म एनसीडीएक्स के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। सो जैसे एमसीएक्स ज्यादा पॉपुलर हो चुका है आजकल, ठीक है, ऐसे एनसीडीएक्स भी सेम टाइप ऑफ पॉपुलैरिटी उनका भी है। ये है ओरिजिनल वेबसाइट, जैसे एनएससी का साइट होता है वैसा एमसीएक्स का भी साइट होता है। और वहां पर जैसे एनएससी में भी जैसे प्रोडक्ट्स रहता है फ्यूचर का, ऑप्शंस का, तो इधर भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ दिखेगा, ठीक है। तो ये देखो आप, लेड, एल्यूमिनियम, नेचुरल गैस, मैं ये सब के बारे में भी आपको हल्का आइडिया जरूर दूंगा। लेकिन सबसे मार्केट का सबसे हॉट बॉस है कमोडिटी मार्केट का क्रूड ऑयल। प्लीज फोकस करो क्या हुआ है। जून फ्यूचर का कैंडल को प्लीज देखो आप, ठीक है। आप लोग प्लीज जून या जुलाई फ्यूचर कैंडल को प्लीज देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। जुलाई को देखो, जुलाई का फ्यूचर देखो, ये आवरली चार्ट में है, मैं इसको डे में भी कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। लुक एट द चार्ट, ठीक है, क्या पैटर्न बना है सर, क्या पैटर्न बना है। इसको मैं डे में कन्वर्ट करता हूँ। डे में थोड़ा सा डेटा कम होता है इसका ना, वॉल्यूम आपको ज्यादा मिलता है आवरली चार्ट में, 15 मिनट्स के चार्ट में। अगर आवरली भी अगर आप चेक करोगे तो कुछ खराब नहीं है, ठीक है। इवन मेरे को याद है सर, लास्ट वीक में जब डिस्कस कर रहा था क्लास में, तब मार्केट इसका 5 आई थिंक 7 तारीख था, क्या क्या डेट था लास्ट वीक, 8 तारीख था, ठीक है। 8 तारीख मैंने 7 तारीख जब मार्केट इसका क्लोज हुआ था, उसके बाद आप क्रूड ऑयल का फ्यूचर देखो। ये तो आवरली चार्ट है बट फिर भी आप देखो सर, मैंने 7 तारीख के बाद से, लुक एट हिम, यहाँ पर एक इंगल्फिंग बना था, ठीक है, 4 बजे के आसपास, दिस इज द 5 जून। उसके बाद इधर देखो, यहाँ पर एक हरामी पैटर्न बना है, और ये ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और जैसे देखो ये यहाँ पर हरामी पैटर्न बनता है, उसके बाद देखो वापस ग्रोथ दिया इधर, ठीक है। इस तरह से आपको आवरती पैटर्न में भी एकदम कैंडल स्टिक का जो रियल यूज है, यू कैन यूज इट हियर ऑल्सो, ठीक है। जैसे आप लोग कैंडल स्टिक क्लास सीखते हो ना सर, सुबह सुबह जो मेरा एवरी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे चलता है, आप लोग जानते हो, ठीक है। इवन इधर देखो सर, डाउन ट्रेंड, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 13 तारीख का, ठीक है। ये तो 14 तारीख पे, ठीक है, मैंने कल का डेटा है। मैंने 14 जून का डेटा देखो, 14 जून में भी गैप डाउन दिया था 1 घंटा पहले। उसके बाद एक हरामी बना बट मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट रह गया। उसके बाद देखो ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ये कौन सा पैटर्न है, कौन बताएगा मुझे, इस पैटर्न को क्या बोल सकते हैं। गीतिका बोलो, गीतिका कैंडल इन नॉलेज टा भालो, आई होप गीतिका बोल रहे। engulfing sir थैंक उल्टे थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी गुड। देखो
इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, है ना। एंड लुक एट अगेन, थोड़ा सा फ्लैट रहने के बाद पैटर्न वन रेड एंड फिर ग्रीन कैंडल एंड अगेन मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम, और ये मोमेंटम कुछ खराब नहीं है सर। लुक एट, अगर कोई यहाँ पर भी लेता है 6535 में बाई करो और तब तक होल्ड करो ना जब तक मार्केट आपको कैंडल स्टिक्स मौका दे रहा है। 6536 से आप कम से कम 6554 माने कितना परसेंटेज हो रहा है, 6538 एंड इधर 74, 50 रुपीज तो ऑलमोस्ट आपको गैप मिल रहा है। 50% का 50 पॉइंट्स का गैप तो दिख ही रहा है। अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हो, यहाँ तक तो होल्ड कर सकते हो। अच्छा, लुक एट द ईयर, ये सब आवरली चार्ट है। हाँ, इसको क्या बोलेंगे, हेलो, ये कौन सा चार्ट बना है? बोलो सर, कैंडल क्या है ये वाला जहां पर मैंने सर्कल किया आप में? बेयरिश हरम बेयरिश सिंगल फिन। बियरिश इंगल्फिंग, थैंक यू। एंड जैसे ही बियरिश इंगल्फिंग बना, देखो उसके बाद अनदर 1 घंटा फिर से मार्केट डाउन, उसके बाद फिर से इंगल्फिंग, और फिर से थोड़ा सा मार्केट में मोमेंटम हल्का सा, मैंने ना के बराबर। तो मेरा कहने का मतलब है, इफ यू अंडरस्टैंड टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपरली, जो स्टॉक मार्केट क्लास में भी मैं आप लोगों को रोज प्रमाण करता हूँ, इधर भी आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली अगर आप कैंडल स्टिक को भी प्रॉपरली समझते हो, मार्केट में मौका तो हर जगह में है। ठीक है सर, क्रूड ऑयल परचेस करने में कितना पैसा लगता है? सर अगर मोटा मोटी फ्यूचर में लगाते हो तो इधर देखो सर, थोड़ा ज्यादा है, 2,24,387 सर, आउट ऑफ बजट है। ठीक है, ऑप्शन में चले जाना, ठीक है, फिलहाल जब पैसा होगा तो करना। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्रूड ऑयल बहुत देता है, बहुत पैसा है क्रूड ऑयल मार्केट में। लेकिन सर क्रूड ऑयल में कैसे पता लगेगा कि क्रूड ऑयल मार्केट में पैसा है? दैट्स द पॉइंट ना। आप लोग इसी पर्पस में ये वाला क्लास करते हो कमोडिटी का। मैं क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट क्यों करूं, ऐसा क्या रीजंस है जो क्रूड ऑयल में मोमेंटम दिखाता है? ठीक है, व्हाट इज द रीजंस, माने व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मोमेंटम इन क्रूड ऑयल? ठीक है, लुक एट द डे चार्ट, ओवरऑल डाउन मोमेंटम जून 6 तारीख तक, फिर गैप अप, एंड लास्ट एक हफ्ता में क्रूड ऑयल में क्या मोमेंटम दिया है सर। और इसके पीछे यहाँ पर एक सिंगल हैमर, ठीक है, उसके बाद गैप अप, और कहीं ना कहीं एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न। प्रॉपर कहीं तो बोला नहीं जा सकता, अगर ये वाला बीच में ना टपकता ना, अगर ये वाला बीच में ना होता तो एक पूरा मॉर्निंग स्टार का कॉन्सेप्ट था। हाँ या ना सर, बोलो। ये वाला कैंडल अगर ना होता, दिस इज एग्जैक्टली मॉर्निंग स्टार। हेलो, क्योंकि मॉर्निंग स्टार क्या बताता है कैंडल में, पैटर्न वन शुड बी बेयरिश, पैटर्न टू उससे थोड़ा डाउनफॉल, मे बी दोजी स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ, या हैमर ऑल्सो चलेगा, और उसके बाद एक गैप अप देके एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है ट्रेड करने का। कहाँ करना चाहिए? 6320 पे, चुपचाप 6320, उसके थोड़ा पहले भी ले सकते हो, 6280 यहाँ पर भी ले सकते हो। ठीक है, ये क्रूड ऑयल का इंडेक्स है, ठीक है, क्रूड ऑयल का इंडेक्स है जुलाई का, ठीक है, एमसीएक्स का जुलाई फ्यूचर है। तो कहीं ना कहीं लास्ट एक हफ्ता में क्रूड ऑयल का जंपिंग देखो आप, एकदम जंपिंग जपाक के। ठीक है, तो कैसे जंप किया, क्या रीजंस है, चलो थोड़ा सा आपको करंट न्यूज से बता देते हैं कि ऐसा क्या घटना घटा था इस मार्केट। जैसे आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में खबर रखते हो, आगे से क्रूड ऑयल मार्केट के बारे में भी खबर रखना स्टार्ट कर। ठीक है, जब हम लोग गोल्ड पढ़ाए थे उस टाइम पे गोल्ड के बारे में भी बात किया था कि गोल्ड के बारे में भी खबर रखो कि गोल्ड मार्केट में क्यों अप डाउन चलता है। सिमिलरली क्रूड ऑयल मार्केट में भी एवरी मंथ कुछ ना कुछ होता है, एवरी क्वार्टर स्पेशली कुछ ना कुछ होता है। ऑयल फ्यूचर प्राइस हेड फॉर वीकली गेन ऑन सॉलिड 2024 डिमांड आउट। मैंने लास्ट एक हफ्ता में जो ऑयल का फ्यूचर माने क्रूड ऑयल का फ्यूचर जो मोमेंटम दिया है, इसके पीछे का रीजंस क्या है? देखो मैं आपको थोड़ा सा खबर बता रहा हूँ, आप लोग देखो। ऑयल फ्यूचर प्राइस एज्ड हायर ऑन फ्राइडे एंड वेर ऑन कोर्स फॉर देयर बेस्ट वीक इन मंथ्स। करेंटली जिस लास्ट वीक हुआ है ये इस मंथ का सबसे बेस्ट वीक माना जा रहा है, सपोर्टेड बाय फोरकास्ट फॉर सॉलिड क्रूड ऑयल एंड फ्यूल डिमांड इन 2024। सर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का डिमांड फोरकास्टिंग अच्छा बना है, तभी जाके क्रूड ऑयल में मोमेंटम आया है। ब्रेंट जो क्रूड ऑयल का एक ब्रांड है,
ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर वेर अप 12 सेंट्स, दैट इज $82.87 पर बैरल, 1:34 में, ठीक है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यूएस क्रूड फ्यूचर वेर अप 7 सेंट, $78.69 पे। चलो ये अमेरिका का ब्रेंट क्रूड ऑयल का डॉलर का भाव आपके सामने था। ये सब मैं लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ब्रेंट क्रूड ऑयल क्यों है, किस लिए है, ठीक है। जो लोग क्लास मिस किया है उनको बस इतना बोलूंगा कि जरूर मेरे से क्लास ले लो एक बार। US consumer sentiment weakened in June to a 7-month low as inflation and income worries linger, a survey showed on Friday. The data came in a way than expected, said Bob Weiger, director of energy futures at Mizuho. That implies that average consumer don't have confidence the economic situation is improving. जो भी हो, point to be noted here. US Energy Information Administration (EIA) upgraded its oil demand growth estimated for 2024 slightly. थोड़ा बहुत मैंने यूएस का जो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बताया कि यूएस का एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है और एनर्जी डिमांड को बढ़ाने के लिए तेल का जरूरत है। और यूएसए, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, यूएस के पास खुद का भी तेल है, सेल ऑयल का, लेकिन यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हाई है यूएस में। तो यूएस ओपेक कंट्री से, ओपेक माने ऑयल एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लाइक इराक, ईरान, दुबई, मिडिल ईस्ट, ठीक है, यूनाइटेड अरब, कुवैत, ठीक है, 5-7 कंट्रीज का नाम मैं आपको बोला था और ओपेक कंट्रीज का लिस्ट भी मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ के सुनाया था। सो ओपेक कंट्रीज का क्या होगा, डिमांड, ऑयल डिमांड बढ़ेगा। तो स्टक टू अ फोरकास्ट फॉर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ 2.2 मिलियन बैरल्स डे, तो थोड़ा सा ग्रोथ रेट बढ़ा है। तो जब किसी चीज का डिमांड बढ़ता है तो उसका दाम बढ़ता है कि गिरता है? तो नॉर्मली डिमांड बढ़ने के साथ साथ उसका इंटरनेशनल प्राइसिंग में थोड़ा सा आपको प्राइस तो ज्यादा दिखेगा। जब मार्केट रहता है किसी चीज का तो दाम तो रहेगा। जो दाम गिर जाता है ना तो थोड़ा सा डिमांड ओवरऑल बढ़ने से एक डिमांड क्रिएट होता है। तो ये जो चार्ट इधर बना है ना सर, ये जो चार्ट जो गिर गया था, ठीक है, जो थोड़ा बहुत वार सिचुएशंस के कारण या डिफरेंट रीजंस में एवरी वीक एवरी मंथ कुछ ना कुछ है, तो ये गिरने के पीछे का रीजंस था और यहाँ पर ग्रोथ के पीछे भी रीजंस है। फिलहाल तो साइडवेज है, ठीक है। लास्ट वीक जब बात कर रहे थे तो मार्केट गिरा हुआ था, आज जब बात कर रहे हैं तो मार्केट उठ गया, फिर से मार्केट गिरेगा, फिर से मार्केट उठेगा। ये उठकर गिरना और गिरकर उठना ये मार्केट का कैरेक्टर है। लेकिन कब क्यों उठेगा, कब क्यों गिरेगा, इसका अगर थोड़ा सा भनक लग जाए एज ए ट्रेडर या एज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, मैंने ट्रेडिंग ही बोलेंगे सर, इसको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखना नहीं चाहिए। एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप लोगों को बहुत फायदा है, ठीक है सर। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बात कर रहा हूँ? हाँ सर। चलो सर, कॉमोडिटी सुपरस्टार, मैं आप लोगों को इससे पहले भी लास्ट क्लास जो हुआ था उसमें मैं आपको ऑयल के बारे में, मैंने कॉमोडिटीज का सुपरस्टार क्यों बोला जाता है क्रूड ऑयल को, इसके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को बोला था। और पेट्रोल के या क्रूड ऑयल मैंने जहाँ से पेट्रोल डीजल बनता है, इसके दाम में, ठीक है, क्या चेंजेस आया है लास्ट 2000 से लेके 2015 के बीच में। इसका भी एक पूरा रिकॉर्ड आप लोगों को मैंने दिखाया था कि कभी एक बैरल में कितना तेल होता है, इसका भी एक आइडिया आप लोगों को मैं लास्ट क्लास में देके रखा था। एक बैरल तेल का दाम 2000 से पहले कभी $10 के आसपास था, मैंने हार्डली $12 समथिंग, उसके बाद $20 हुआ, एक बार बीच में $130 हो चुका था एक बैरल तेल का दाम, ठीक है। एक बैरल पेट्रोल का प्राइस, मैंने क्रूड ऑयल का प्राइस 130 छू चुका था, बट ज्यादा दिन तक टिका नहीं है। अभी मार्केट में अप्रॉक्स 87 समथिंग चल रहा है, $1 $87 पर बैरल, ठीक है। तो कभी डॉलर का दाम बहुत स्काई रॉकेटिंग भी हुआ है, कभी डॉलर का दाम नीचे भी आ चुका है, जैसे कि रिसेंटली 2015 में सबसे लोएस्ट हुआ था, दैट इज $30 तक चला गया, मैंने लेस देन $30, $29 मोस्ट। इवन ये सब हिस्ट्री में आप लोगों को बताया था। तो जब डॉलर का दाम गिरने के पीछे का रीजंस क्या था, इंटरनेशनली मार्केट खराब हो गया था। क्यों खराब हुआ था, एक कहानी, हिस्टोरिकल चीज बताया था। अमेरिका के पास खुद का तेल बन गया था और जैसे अमेरिका का खुद का तेल आ गया, ओपेक कंट्रीज का मार्केट लीड बने, जो डिमांड था वो खराब हो गया था। ओपेक कंट्रीज में कौन आता है, ईरान, अल्जीरिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, सऊदी अरबिया, इराक, यूएई, कतार, कुवैत, ठीक है।
और ये सब ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, कौन से कंट्रीज को कितना तेल निकालने से उनका ब्रेक इवन हो जाता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन ईयर, माने कंपनी माने ये सब कंट्रीज को डेली बेसिस में कितना तेल निकालना पड़ता है, डेली बेसिस में कितना क्रूड ऑयल निकालना पड़ता है मिट्टी के नीचे से, ताकि ये लोग एक प्रॉफिटेबल सिनारियो में बना रहे। ठीक है, यानी उनका जो कॉस्टिंग है वो ठीक ठाक निकल जाए और एक्स्ट्रा थोड़ा सा रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को मिल जाए, जिससे कि उनका इकोनॉमी स्ट्रांग होता है। तो ईरान सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करता है 130.7। ठीक है, ये थोड़ा पुराना डेटा है, रिसेंट डेटा थोड़ा चेंजेस हो सकता है। अल्जीरिया 130.5, नाइजीरिया 122.5, यूएई 77.3, इस तरह का कॉन्सेप्ट था। ये सब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को शेयर किया। दीज आर कॉल्ड ओपेक कंट्रीज। मार्केट में दो तरह का तेल बेचने वाला कंट्री है, एक है ओपेक और एक दूसरा होता है नॉन ओपेक। तो आज मैं आपको नॉन ओपेक का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आज का क्लास भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखो जैसे लास्ट वीक में आप लोगों को बोला था कि अमेरिकन शेल ऑयल के बारे में। अमेरिकन शेल ऑयल क्या होता है कि अमेरिका को ना 2012-13 के आसपास, 15 आई थिंक 15-16 के आसपास उनको ना एक शेल ऑयल मिला। शेल ऑयल माने एक पत्थर के नीचे उनको भी तेल मिला, और जिसके कारण अचानक से अमेरिका मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से तेल परचेस करना कम कर दिया। ठीक है, और अमेरिका वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल मार्केट है। ठीक है, जहाँ इंडस्ट्री ज्यादा वहाँ कार ज्यादा, पेट्रोल डीजल का यूज ज्यादा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब अमेरिका यूएस मैंने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से पेट्रोल लेना कम कर दिया, तो मैंने क्रूड ऑयल लेना कम कर दिया, पेट्रोल नहीं बोलेंगे, क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल बनता है सर। जब अमेरिका, ये रहा आपका अमेरिका, ये यूनाइटेड स्टेट्स है, ये जब ये कंट्रीज से, ये सब कंट्रीज से इनका जब पेट्रोल का नीड, इसका डिमांड बहुत हाई है। वर्ल्ड में 3-4 कंट्रीज है जिसका क्रूड ऑयल का नीड बहुत हाई है। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 बोल सकते हो, चाइना नंबर 1-2 पोजिशन पे रहते हैं, इंडिया 3rd-4th पोजिशन पे रहते हैं। ठीक है, सो क्रूड ऑयल का नीड ये सब कंट्री में बहुत है। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, इंडिया है। तो यूएसए इंटरनेशनली बहुत क्रूड ऑयल परचेज करता है, और इनका मेनली परचेज चलता है इनसे, ईरान से, दुबई, सऊदी अरबिया से, इराक से। इराक में तो क्या झूठ झमेला हुआ था 2001-2 के आसपास, सद्दाम हुसैन का कहानी। आप लोग अगर पढ़े होंगे या हिंदी मैंने उस टाइम पे अगर आप लोग जन्म हुआ था जिन लोगों का भी, वो लोग जरूर खबर देखा होगा 2001-2, सद्दाम हुसैन को कैसे अमेरिकन सेना ने मारा था या किस तरह से उनको पूरा बंदी बनाया था। ये सब एपिसोड है, तेल को लेके ही कहानी है। ये सब कहानी के पीछे तेल ही मेन चीज है। ठीक है, ये तेल का कंट्रोल किसका होगा? ठीक है, मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल जिसका होगा, तेल का कंट्रोल किसका होगा? मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल जिसका होगा। जो भी हो, यूनाइटेड नेशंस में जब सेल ऑयल डिस्कवर हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में यूएसए ने तेल का डिमांड कम कर दिया, क्रूड ऑयल का डिमांड कम कर दिया। और क्रूड ऑयल डिमांड कम होने से ओपेक कंट्रीज जो है, ये तेल तो प्रोडक्शन तो कर रहा है, लेकिन प्रोडक्शन इनका बढ़ रहा था, लेकिन यूएस का मार्केट खत्म हो गया, मैंने यूएस आधा कर दिया, हाफ कर दिया। तो ऑटोमेटिकली क्रूड ऑयल का प्राइस गिर गया। अब क्रूड ऑयल का प्राइस गिर गया मैंने बेसिकली डिमांड खराब हो गया, और डिमांड खराब हो जाने से ऑटोमेटिकली मार्केट खराब हो जाता है। फिर धीरे धीरे पता चला कि अमेरिका जितना क्रूड ऑयल का अपने शेल ऑयल से उम्मीद कर रहा था, उतना क्रूड ऑयल अमेरिका के पास नहीं है। मैंने शेल ऑयल से अमेरिका जो बोल रहा था कि मेरे पास बहुत तेल है, बट इतना भी नहीं है। तो धीरे धीरे मार्केट वापस 17-18 से ठीक होने लगा। और फिर से आप देखा, अभी आपको मैं न्यूज दिखाया, अमेरिकन एनर्जी इंस्टीट्यूट जो बोला, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स में, कि उनको बहुत नीड है। ठीक है, उनको बहुत नीड है तेल का, जिसके कारण तेल का दाम लास्ट वीक काफी अच्छा ग्रोथ दिया। सो माय पॉइंट हियर इज कि दीज आर द रीजंस जो तेल का दाम को कभी कभी बढ़ा, मैंने बहुत बढ़ाया है, कभी कभी बहुत गिराया भी है। फिर चाइना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? In the backdrop of increased shale oil production in the USA and the ongoing slide in crude oil price,
तेल प्रोडक्शन करने में कंट्रीज को जितना खर्चा होता है ना, अगर वो लोग बाई चांस क्योंकि डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन करना बंद कर देना, तो उनको और भी ज्यादा खर्चा है। क्यों? क्योंकि तेल को मिट्टी के नीचे से निकालने में जो टेक्नोलॉजिकल खर्चा होता है, इसको बंद करने के चक्कर में उसको मैंने बेसिकली मैंने क्या बोलते हैं उसको, माने कोई भी एक प्रोसेस को चलाने के टाइम पे अगर प्रोसेस को अचानक से बंद कर दो तो खर्चा उल्टा पड़ जाता है। तो तेल के केस में कुछ मैटर ऐसा है कि जैसे अमेरिका में जैसे ही ड्रॉप हुआ डिमांड, तो चाहे तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज तेल का प्रोडक्शन करना बंद कर सकता था, लेकिन वो बंद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बंद करने से अच्छा है निकाल लो, क्योंकि पूरा सेटअप कॉस्ट जितना है ना, और उसको बंद करने के कारण जो लॉस होगा वो कंट्री झेल नहीं पाएगा। इसलिए दे डोंट माने एक्चुअली ओपेक कंट्रीज कटिंग ऑयल प्रोडक्शन इज मोर एक्सपेंसिव देन पंपिंग ऑयल। माने तेल पंपिंग करके निकालना ज्यादा सस्ता है कंपैरेटिवली प्रोडक्शन को कट करना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तेल मार्केट में, माने जो कंट्रीज तेल बनाता है। सर चाइना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि चाइना मॉडर्न डे में सबसे ग्रोइंग कंट्री बना है। और चाइना का भी मार्केट डिमांड गिरा है बिकॉज चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन में थोड़ा सा स्लोनेस आया है। वी ऑल नो दैट कि चाइना जिस स्पीड से बढ़ रहा था वो स्पीड घट गया है। चाइना का ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट अभी थोड़ा गिर गया है। आपको मैं दिखाता हूं तेल के साथ क्या क्या फैक्टर काम करता है। जीडीपी ग्रोथ रेट कंट्री वाइज, चलो मैं एक डेटा मैं ढूंढने का कोशिश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखो ये वर्ल्ड आईएमएफ का डेटा है। ये आपका 2013 से 23 का विकिपीडिया का डेटा है। चलो कोई भी एक डेटा ले लेता हूँ। फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी, लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। चलो देखते हैं सबसे फास्ट ग्रोथ कौन सा कंट्रीज कर रहा है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस स्क्रीन? इंडिया दिखाई दिया? ये रहा अपना इंडिया, 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट है 2013 से लेके 23 के बीच में। सभी देखते बच्चे, हेलो, जो चीज हाँ में सर। दिख रहा है ना आपको। सर चाइना कहाँ है? हाँ चाइना, दादा। चाइना कोथा है चाइना? देखो चाइना का ग्रोथ रेट देखो 4.6, मैंने इंडिया का आधा है। लेकिन चाइना काफी डेवलप है, लेकिन चाइना का ग्रोथ रेट गिर गया है। आप समझ रहे हो? और बाकी बड़ा इकोनॉमी में तो यही है, छोटा छोटा कंट्रीज है जिसका ग्रोथ रेट अच्छा है। जैसे गयाना, ठीक है, गयाना आपका इसमें पड़ता है, आई थिंक वेस्ट इंडीज के वहां पर पड़ता है, ठीक है, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच में आइलैंड कंट्रीज है। 33%, 3.9 ग्रोथ रेट है। बाकी और कोई भी कंट्री 13.9 में मैकाओ है, बहुत छोटा कंट्री है, इतना मैटर नहीं करता। नाइजेर, आई थिंक अफ्रीका में आता है, 10% ग्रोथ रेट है। पालाव 12.4, मैंने दे हैव अ हाई रेट ऑफ ग्रोथ बट इनका इम्पैक्ट बहुत नेग्लिजिबल है इन वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो आप देख सकते हो सर, मैंने आपको जो भी चीजें दिखाया बड़े कंट्रीज के अंदर, यूनाइटेड स्टेट का ग्रोथ देखो 2.7, यूके का ग्रोथ रेट देखो 0.5। मैंने आप समझ रहे यूके का ग्रोथ रेट का क्या हालत है? 0.5% में ग्रोथ कर रहा है। समझ में आया? हेलो, टमाटर हो जाए कि छुट्टा, हाँ ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स मार्केट में काम करता है सर, कि किसका जीडीपी ग्रोथ रेट कैसा जा रहा है। इवन अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आईएमएफ का साइड से जाके भी चेक कर सकते, ठीक है। ये देखो, ये कलर से भी काफी चीज पता चलता है। जो जितना डीप है इसका मतलब समझ लेना कि वो उतना ज्यादा हाई ग्रोथ में है। जैसे इंडिया 6.8 दिखा रहा है फिलहाल, ये एकदम लेटेस्ट है, अप्रैल का डेटा है। 6.8 इंडिया का ग्रोथ रेट दिखा रहा है। अच्छा, मंगोलिया 6.5, चाइना 4.6, ऑस्ट्रेलिया 1.5, अमेरिका 2.7, गायना, अच्छा गायना इधर है, बोला ना आपको साउथ अमेरिकन नेशन है, 33.9, छोटा कंट्री है। इधर कौन है? कोस्टारिका 3.5। बड़ा कंट्रीज में इंडिया के आसपास कोई नहीं है,
ईरान 3.3, सऊदी अरब 2.6, यूनाइटेड अरब यूएई 3.5, पाकिस्तान 2, बांग्लादेश 5.7, कंबोडिया 6, पापुआ न्यू गिनी 4.5, इंडोनेशिया 5, बड़ा कंट्री रशिया 3.2, द बिग कंट्री, हाथी है पूरा, पोलैंड 3.1, और ज्यादातर जो बड़ा कंट्रीज हैं माने रिच कंट्रीज, उनका ग्रोथ रेट सबसे लो है। कनाडा, ठीक है, दीज आर द रिच कंट्रीज, G7 में जो लोग मोटामोटी आ जाते हैं, ये सब रिच है, रिच, दे आर वेरी रिच, वेरी डेवलप्ड। वेस्टर्न यूरोप, इसको बोलते हैं वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप भी बहुत ही स्लो ग्रोथ रेट में है सर, कोई कोई तो 0.5 0.1 भी पूरी नहीं है, ठीक है। तो ग्रोथ अगर कहीं है वो है इंडिया, बड़ा कंट्रीज पे, ठीक है सर। इससे क्या पता चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ग्रोथ जिधर होगा डिमांड भी उधर होगा। तो बेसिकली अब चलो वापस आ जाते हैं क्रूड ऑयल पे। तो चाइना फैक्टर क्रूड ऑयल मार्केट में बहुत इंपैक्ट करता है। चाइना का पॉपुलेशन भी हाई है, चाइना का इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत हाई है, इंडिया के कंपैरिजन में चाइना इज वेरी हाई। सो चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मेजर इंटरनेशनल कमोडिटीज जैसे कि आयरन और कोल एंड क्रूड ऑयल। इनफैक्ट इन 2013 चाइना सरपास द यूएस इन ऑयल इंपोर्ट। 2013 में ऑयल इंपोर्ट करने में चाइना अमेरिका को क्रॉस कर चुका है। However, reports suggest that Chinese economy is not growing at the same pace as it used to, resulting in the lower demand for international commodity, and needless to say, this has a significant impact on spiraling crude oil price. ठीक है, मैंने जब मार्केट में डिमांड खराब हो जाए ना तो दाम प्रॉपरली नहीं मिलता है। तो तेल के मार्केट में कब दाम मिलता है, कब दाम घटता है, इसके बारे में मैं लास्ट वीक में बहुत ज्यादा फोकस किया था सर। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। That is a very interesting concept of Russian episode. सर रशिया का क्या खेल है? अगर आप लोग लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल चीजों में खबर रखते हो तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में लास्ट ईयर, अगर आप लोगों को पता होगा, लास्ट ईयर मैंने 2021-22 का बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जब इमरान खान का सरकार गिर गया, खबर है आप लोगों को? ये लास्ट 2021-22 का बात है, 22-23 का मोस्ट प्रोबेबली। पाकिस्तान में इमरान खान का सरकार था, इमरान खान का सरकार गिर गया। इमरान खान अपना सरकार गिरने से पहले लास्ट एक कोशिश कर रहा था रशिया से तेल लेने का, है ना? হ্যালো याद? हाँ बोल। হ্যালো ইকোনমিও তো পুরো পড়ে গেছিল, তারপর তো আবার নতুন করে ইলেকশন হলো, ক্যাবিনেট হলো, তারপরেও তো এখনো ঝামেলা চলছে। झमेला तो चल रही, किंतु मैं वही चीज याद दिला रहा हूँ तुम लोगों को कि पाकिस्तान एक एंड कोशिश कर रहा था रशिया से सस्ता रेट में तेल लेने का, और पाकिस्तान किसको कॉपी कर रहा था? इंडिया को। देखो रशिया एक नॉन ओपेक कंट्रीज है, हाँ, जितना देश है अभी वर्ल्ड में उनमें सबसे ज्यादा तेल का रिजर्वर अगर किसी के पास है, या तेल सबसे ज्यादा किसी के पास है, वो है रशिया। रशिया के पास तेल सबसे ज्यादा मौजूद है सर, सबसे ज्यादा तेल मौजूद रशिया के पास है, ठीक है। रशिया का तेल का क्वालिटी लेके कुछ बातचीत है, वो अलग बात है, बट रशिया रियली हैव, मैंने बहुत ज्यादा तेल है उसका कंपेयर टू मिडिल ईस्ट के हिसाब से भी तेल ज्यादा है इनके पास। तो पॉइंट इज रशिया ना इनके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नहीं आता, ये जो ओपेक कंट्रीज है इसके अंदर रशिया नहीं आता, ठीक है। तो ना क्वेश्चन ये उठता है, तो फिर जैसे इंडिया रिसेंटली अपना तेल का दाम को कंट्रोल करने के लिए रशिया से तेल लेता है। तो रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन ओपेक प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल। रशियन फेडरेशन ऑयल एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट नियरली 40% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स। दुनिया भर में जितना तेल एक्सपोर्ट किया जाता है उसका 40% तेल रशिया खुद कंट्रोल करता है। विद स्लम्प इन ऑयल प्राइस द रशियन इकोनॉमी सीम्स कंसिडरेबली वीकेंड। और क्योंकि वर्ल्ड वाइड तेल का दाम बीच में गिर गया था तो रशिया को सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ था। एंड दी थ्री फैक्टर्स आर वर्किंग अगेंस्ट रशिया, two of which can be directly attributed to the oil price. Oil price, Russia needs the oil price to be approximately $105 से $107। रशिया चाहता है कि एक बैरल ऑयल का दाम कम से कम 105 से 107 रहे, लेकिन जब बीच में मार्केट खराब हो गया था ऑयल का प्राइस $50 में चला गया था। अभी जैसे एक बैरल पेट्रोल का दाम चल रहा है अप्रोक्स 80, 87, 80, 89 ऐसा, 1 बैरल
ऑफ ऑयल। एक बैरल ऑयल में 158 लीटर यानी क्रूड ऑयल होता है, ठीक है। इसका करंट प्राइस चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में यूएसडी पर बैरल। ब्रेंट का चल रहा है सर, ये सबसे पॉपुलर माना जाता है, पॉपुलर है, इसका ट्रेड भी वही इसी का होता है ज्यादा। ब्रेंट क्रूड ऑयल का 82.67, 82.67। बट और भी कंपनी है जैसे कि WTI है, यूरेनियम है, ठीक है। यूरेनियम अलग हो गया, ऑयल ब्रेंट, ऑयल WTI दोनों ही है, ठीक है। 82.67 एंड 78.48 ये दोनों मेनली तेल का है, ठीक है। बाकी तो यूरेनियम गैसोलीन अलग होगा। सो माय पॉइंट इज एक बैरल ऑयल का प्राइस एक मैंने बीच में $50 चला गया था 2000 आई थिंक 19-20 के आसपास का डेटा अगर आप चेक करो, ठीक है। मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा बाद में। सो पॉइंट इज क्या है, पॉइंट ये है कि जब दाम गिर जाता है ना, रशिया जैसे कंट्री को बहुत दिक्कत है, ओपेक को भी बहुत दिक्कत है, मैंने मिडिल ईस्ट को भी बहुत दिक्कत है। इसीलिए तो दुबई जैसे कंट्रीज तेल के ऊपर जब मार्केट खराब हो जा रहा है ना, तो ये लोग दूसरा इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू ढूंढा है, ठीक है। आजकल दुबई क्या करता है, हर तरह का इवेंट करता है, ठीक है। टूरिस्ट को डेवलप कर रहा है, ठीक है, ताकि लोग उधर जाए, लोग उधर जाए। नहीं तो क्या है ना, सिर्फ तेल के भरोसे है इनका नहीं चल रहा है, कहानी कुछ अलग हो रहा है सर। अच्छा, रशिया का जो करेंसी है उसे कहते हैं रबल, ठीक है, रबल ट्रबल। रिमेंबर रशिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, अभी रशिया डेवलप इकोनॉमी नहीं है। रशिया जब एक मैंने बेसिकली सोवियत रशिया हुआ करता था, सोवियत रशिया क्या हुआ करता था, ये सब हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। सोवियत रशिया टूट के बहुत सारा कंट्री और भी बना है, ठीक है, जिनमें से कुछ कंट्री आप इधर देख सकते हो, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर सब कंट्रीज हैं, ये देखो, ये सब छोटा छोटा पार्ट में ना टूट गया है। इधर ये यूक्रेन के आसपास का जितना कंट्रीज है ये सब, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, ऐसे और भी कंट्रीज यहाँ पर छोटा छोटा एरिया में टुकड़े टुकड़े गैंग में है। किर्गिस्तान, देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज था, ठीक है। ये सब टूट के, ठीक है, अफगानिस्तान को छोड़ के या तुर्कमेनिस्तान, दीज काइंड ऑफ कंट्रीज, ये सब सोवियत यूनियन के अंदर आता था। आप चाहो तो गूगल करके थोड़ा सोवियत यूनियन देख लो। तो जब से सोवियत यूनियन टूटा उसके बाद से रशिया का हालत धीरे धीरे खराब होने लगा, इंटरनेशनली रशिया का ग्रिप खराब होने लगा। क्यों? रशिया लैंडलॉक नेशन है। लैंडलॉक समझते हो, मैंने बेसिकली लैंडलॉक इन द सेंस, रशिया का जो अपर पार्ट है, समुंदर तो है, सी तो दिख रहा है आपको, बट ये सब ना साल भर बर्फीला रहता है। नॉर्थ पोल के पास है ना, तो दीज आर दी आईसी, इट्स टोटली बर्फ, तो इसको ना ट्रेडिंग पर्पस में यूज नहीं कर पाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या करेगा, इनको जियोग्राफिकली ना ये थोड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा कंट्री है बट जियोग्राफिकली इसका जियोग्राफी बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में। नॉर्थ पोल में सी के कारण, इस साइड में सी जो है अंटार्कटिक ओशियंस जो है, ठीक है, या सॉरी अंटार्कटिक जो अंटार्कटिका है, और नॉर्थ सी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसको बिजनेस करने के लिए ना ये सब एरिया कवर करना पड़ता है। तो इनको ना ब्लैक सी में अधिकार चाहिए, समझ रहे हो, किस पे? ब्लैक सी में। ब्लैक सी में क्यों अधिकार चाहिए? ब्लैक सी में अगर अधिकार रशिया को मिल जाता है, ठीक है, तो फिर वो इंटरनेशनली इस्तांबुल होके, ये देखो इधर ना आपको बहुत छोटा छोटा कैनल मिलेगा। ये देखने में छोटा है बट जहाज जाने के लिए काफी है। दिखाई दे रहा है? हेलो, हाँ सर। ठीक है। ये देखने में छोटा है लेकिन जहाज जाने के लिए काफी है। तो अगर रशिया को ब्लैक सी में राइट आ जाता है तो वो अपना प्रोडक्ट, तेल से लेके कोई भी चीजें, वो फॉरेन कंट्रीज को बेच सकता है, ठीक है, स्पेशली अफ्रीका को, साउथ अमेरिका को, जो मेन मार्केट है, जो ग्रोइंग एरिया है, ठीक है, ग्रोइंग मार्केट को बेच सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रशिया के पास खुद का अपना साल भर चलने वाला समुद्र एरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो सर, रशिया का ये वाला हिस्सा, ये रशिया का हिस्सा है, ये हिस्सा रशिया का है, ठीक है, लेकिन इसमें भी ये देखो यूक्रेन का पार्ट है, देख रहे हैं, और इधर भी कुछ और कंट्रीज है। मैं थोड़ा सा और जूम करूंगा तो आपको दिखेगा। ये देखो, देख रहे हैं सर, ये सब दूसरा कंट्रीज है। तो ये सभी कंट्रीज अगर रशिया के साथ अगेंस्ट में चला जाता है तो रशिया में प्रॉब्लम में पड़ जाता है। अब अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया स्ट्रांग हो, ठीक है, क्योंकि जब तक रशिया स्ट्रांग नहीं रहेगा अमेरिका का बोलबाला बना रहेगा।
ठीक है, सब सुपर पावर बनने का खेल है सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिलहाल मैं आपको इतना हिस्टोरिकल मैटर में लेके नहीं जाऊंगा या जियो पॉलिटिकल मैटर में ज्यादा लेके नहीं जाना चाहता, बट एक बात आप कान खोल के सुन लो, जियो पॉलिटिकल मैटर क्रूड ऑयल मार्केट को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है। इसलिए जियो पॉलिटिकल टेंशन को हमेशा नजर रखना। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, किसके साथ किसका लड़ाई, कौन से मार्केट में तेल है, वो तेल कहाँ जाता है, कौन खरीदार है, कौन बेचने वाला है। अगर आप ये सब में प्रॉपर आइडिया नहीं रखोगे ना, तो तेल का बाड़ा कमा जो है ना, वो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, और तेल अगर नहीं समझ पाओगे तो तेल रिलेटेड इंडस्ट्री भी नहीं समझ पाओगे। तो रशिया का रबल जो करेंसी है वो प्रॉब्लम में आ गया। रशिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, विद द स्लाइड इन ऑयल प्राइस द रशिया रबल इज मैसिवली वीकेंड, क्योंकि तेल से ही तो उनको पैसा मिलता है, फॉरेन रिजर्व मिलता है, और फॉरेन रिजर्व स्ट्रांग होने से डॉलर के अगेंस्ट में उसका पैसा भी स्ट्रांग रहेगा। सो मच so that the Russian central bank increased the interest rate overnight 7.5% डिफेंड द रबल, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया ताकि फॉरेन मार्केट का पैसा उनके देश में आए। ठीक है, फिर इस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज कंटिन्यू टू इंपोज सैंक्शन कट्स ऑन रशिया फॉर इट्स एग्रीगेशन ऑन यूक्रेन। दिस मींस एक्सेस टू एक्सटर्नल कैपिटल इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो इस तरह का सिचुएशन हुआ। नाउ सर, सबसे बड़ा खेल, ये सब लास्ट क्लास में भी मैंने हल्का हल्का टच किया था, लेकिन डिटेल्स नहीं बोला था, इसलिए आज थोड़ा सा बोल दिया। तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइसिस, जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, वो तेल मार्केट में सबसे बड़ा इंपैक्ट डालता है। लेकिन सर ये सब तो समझ गए, बट हम लोग तो हैं इंडिया में। तो इंडिया में जब क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं तो इंडिया का क्या खेल है इसमें, वही तो बताने वाले हैं सर। चलो, इंडिया मैक्रो एंगल, मैक्रो माने मैक्रो इकोनॉमिक्स, समझा करो कि सभी के खेल में इंडिया क्या खेल खेलता है। ऑन द फेस ऑफ इट द फॉल इन क्रूड ऑयल सीम्स टू बेनिफिट इंडिया। जब पेट्रोल का दाम गिरता है इंडिया को बेनिफिट होता है, एज द प्रेशर ऑन पेट्रोलियम सब्सिडी इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि मार्केट में जब दाम गिर जाता है इंडिया को सस्ता रेट में तेल मिल जाता है। इंडिया इज ए नेट ऑयल इंपोर्टर, क्योंकि इंडिया अपना सारा तेल, बेसिकली 2/3 ऑफ इंडियाज ऑयल इज इंपोर्टेड। 2/3 मैंने समझ सकते हो, अप्रोक्स 66 to 70% तेल इंडिया को फॉरेन मार्केट से खरीदना पड़ता है, 20-30% अपने देश से मिल जाता है। नाउ पॉइंट इज 2/3 ऑफ इंडियाज ऑयल इज इंपोर्टेड। तो इसके कारण भारत को बहुत हेवी बिल ऑयल इंपोर्ट में भरना पड़ता है, और ऑयल के बिना तो हमारा चक्का जाम है ना। चक्का जाम करने के लिए सबसे बड़ी क्या है, पेट्रोल को जाम कर दो, पेट्रोल नहीं है तो चक्का जाम हो जाएगा, गाड़ी लेके स्टाइल वगैरह सब बंद हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन पूरा थम जाएगा। Naturally, the fall in crude oil means an improvement in the fiscal deficit. फिजिकल माने फाइनेंशियल। तो अगर क्रूड ऑयल का दाम गिरता है, फिजिकल डेफिसिट इंप्रूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया पहले, अगर से फॉर एग्जांपल, पहले मानो अभी $80 एक बैरल का दाम चल रहा है पेट्रोल का, 83 समथिंग है ना। बहुत इंटरेस्टिंग केस बताने जा रहा हूँ, फोकस मत हटाना। एक बैरल पेट्रोल का दाम 83 84 चल रहा है डॉलर में। कल अगर दाम गिर जाता है पेट्रोल का, माने क्रूड ऑयल का, से फॉर एग्जांपल $60 हो जाता है या $70 हो जाता है, ये इंडिया को फायदा है कि नहीं है? प्लीज चलो, मैंने अभी तो कम दाम मिलेगा ना मार्केट में, रबट्टे की बोझा डालो ना। हेलो सुमित, दीपिका, बोलो सर, रबट्टे की बोझा डालो ना। ক্রুড অয়েলের যদি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে দাম পড়ে যায় তাহলে ইন্ডিয়ার বেনিফিট আছে। माय पॉइंट इज वाई, आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই বুঝতে পারলো কথাটা? सुमित तो है बोल लो, हाँ सर। सत्यम, गीतिका, देवो, आप लोग समझे? हाँ सर। अब आप एक चीज पे ध्यान दो, इंडिया को फायदा तो बहुत है। नेचुरली द फॉल इन क्रूड ऑयल मींस एन इंप्रूवमेंट इन द फिस्कल डेफिसिट, माने देश का जो तिजोरी है उसका जो डेफिसिट है वो थोड़ा माने थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। माने पहले इंडिया का क्या है ना, मैं आपको, चलो इंडियन इकोनॉमी देखो,
इसके लिए आपको इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा समझना चाहिए, हम लोग कितना फॉरेन मार्केट से देखो, हमारे देश का 6.4% बजट बैलेंस जो है ना नेगेटिव है, माने टोटल जितना हम लोग जीडीपी कमाते हैं उसमें 6% हमारा माने डेब्ट हो जाता है, ठीक है, माने नेगेटिव है। नेगेटिव का क्यों रीजंस मैं आपको समझाता हूँ। नेगेटिव का मेन रीजंस है कि हम लोग जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। लुक एट दिस डेटा एंड कैलकुलेट इट। 776.68 बिलियन अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं 776 बिलियन का, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है 854 बिलियन का। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो है फ्यूल। फ्यूल माने आप समझ गए क्या चीज है, ठीक है। तो फ्यूल्स एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स हम लोग का सबसे ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है 33.2%। 33.2% यानी अप्रोक्स 35% के आसपास हम लोग बस दूसरे कंट्री से बाकी इंपोर्टेड प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा 35% टोटल इंपोर्टेशन का फ्यूल में चला जाता है। 35% समझ में आ रहा है सर? कौन से कंट्री से लेते हैं? चाइना से लेते हैं, अरब से लेते हैं, है ना। ये देखो, ये जो अरब से 7% लेते हैं, यूनाइटेड सऊदी अरबिया से 4% लेते हैं, क्या लेते हैं? इराक से क्या लेते हैं? सब तेल ही लेते हैं, और क्या लेते हैं? तेल और थोड़ा बहुत पॉल्ट्स वगैरह आता है उधर से। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ज्यादातर पैसा तो चला गया इंपोर्ट में। तो अभी भी इंडिया का इकोनॉमी कितना डिफिसिट में चला गया? 854 माइनस 776 कितना हो जाता है? 70 बिलियन के आसपास अभी भी हम लोग डेफिसिट में हैं। तो अगर थोड़ा इंपोर्ट कॉस्ट कम होता है, गुड फॉर कंट्री इंडिया, है ना। बट ये एक तरफा विचार है। वेट करो सर, कहानी में ट्विस्ट है। जितना सीधा लग रहा है इतना सीधा नहीं है। यहाँ पर ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को सुनो, नहीं तो समझोगे नहीं। खेल है इसमें। इंटरनेशनली तेल का दाम कम होना इंडिया के लिए अच्छा है, ये एक वन साइडेड कॉन्सेप्ट है। कॉइन का दोनों हिस्सा देखना पड़ेगा, नहीं तो माथा के ऊपर से जाएगा। देखो, द फॉल इन क्रूड ऑयल मीन्स एन इंप्रूवमेंट इन द फिस्कल डेफिसिट, ईजिंग ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई, भारत में महंगाई कम होगा, तेल का दाम कम होगा, मैंने सब कम होगा। अरे हमारे देश में तो सरकार गिर जाता है ना। पेट्रोल का दाम अगर 80 रुपीज कर देता शायद बीजेपी को 300 पार हो जाता। 100 के नीचे नहीं कर पाया ना, समझा करो। इसके लिए क्या करना पड़ता है? सब्सिडी देना पड़ता है। हमारे टैक्स के पैसे से रोड ना बना के, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस ना बना के, अगर सब सिर्फ क्या करता, पेट्रोल का दाम में सब्सिडी दे देता, भारत का पब्लिक खुश, ठीक है। भारत का पब्लिक इसी सब चीजों में खुश होते हैं। और जो बीजेपी को 240 मिला है ना, शायद 340 मिल जाता। बीजेपी सरकार ने तेल का दाम कम किया, एलपीजी को कम किया, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज आर दी थिंग्स जो काम करता है। लेकिन पॉइंट इज, तो अगर तेल का दाम ही कम हो जाता है तो इन्फ्लेशन इजी हो जाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ एन इंटरेस्ट रेट कट, आरबीआई भी रेपो रेट कट करेगा, है ना। रेपो रेट कट करेगा तो मार्केट में पैसा का फ्लो बढ़ेगा। ऑल ऑफ विच इज डिजायरेबल फॉर इंडिया। ये सब इंडिया चाहता है इन द बैकड्रॉप ऑफ करेंट इकोनॉमिक सिचुएशंस। ये भारत का सपना है। क्या सपना दिखता है भारत? तेल सस्ता हो जाए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट सस्ता हो जाए बैंक का, महंगाई कम हो जाए, फिस्कल डिफिसिट भारत सरकार का कम हो जाए। सो बट देयर इज अनदर एंगल टू लो ऑयल प्राइस। देखो सर, ये था साइड, कॉइन का वन साइड। ये आपने कॉइन का एक साइड देखा, कॉइन का दूसरा साइड देखो। अनदर एंगल टू लो ऑयल प्राइस क्या है? while low oil price help the domestic import bill, it will also impact our export receipts. Most of the exports from India are to countries whose economy depends on oil. भारत मैक्सिमम उनको बेचते हैं जो तेल से अपना इकोनॉमी चलाते हैं, जैसे कि यूएई, यूएस, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, चाइना एटसेट्रा। Quite naturally, with low oil price, the spending by these countries also decreases and thereby impacting business with India. माने, देखो सर, माने इसको बोलते हैं ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्यों? भारत का मेन एक्सपोर्टिंग पार्टनर्स कौन है? भारत किन लोगों को ज्यादा बेचता है? बेचता किनको है? सेल किनको ज्यादा करता है? एक्सपोर्ट पार्टनर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप,
यूनाइटेड अरब्स, चाइना, यूके, सऊदी अरब, ठीक है, ये सब कंट्रीज जहां से हम, जिनको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ये जो 776 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, कोई मजाक थोड़ी है। लेकिन अगर दुबई के पास या यूनाइटेड अरब के पास, यूनाइटेड स्टेट्स के पास तेल का प्रॉब्लम के कारण उनका बिजनेस गिर जाता है, उनका अर्निंग कम हो जाता है, तो हमसे हमारा जो प्रोडक्ट वो परचेस करता था वो भी गिर जाएगा। माने सिंपल बात है, अगर कस्टमर का इनकम गिर जाए तो वो खरीदेगा क्या, या कम खरीदेगा। हेलो, जिनका इकोनॉमी तेल से डिपेंड होता है, अगर तेल ही उनका मार्केट, उनका इनकम को गिरा देता है, क्योंकि मार्केट में तेल का दाम नहीं है, तो जब तेल का दाम नहीं है तो उनका इनकम गिर जाएगा, और उनका इनकम गिर जाएगा तो वो हमसे जो परचेस करता था वो भी नहीं करेगा। तो फिर इसमें तो इंडिया का वापस, इस पे भी तो इंडिया का लॉस है। हेलो, माने इस सिचुएशंस में इंडिया अल्टीमेटली एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो वो भी तो इंडिया को बैम्बू है। तेल का दाम कम होने पे इंडिया को जैसे मजा आ रहा था, बट तेल का दाम कम होने पर तो उनका जो एक्सपोर्ट पार्टनर्स है उनका इनकम कम हो गया, तो उनका इनकम कम हो गया तो वो हमसे एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट कम करेगा। अगर वो हमसे इंपोर्ट कम करेगा तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये भी तो एक तरह का बैम्बू है ना। प्लीज टेल मी सर, बात समझ में है कि नहीं है? बुझते पारले है कि ना, बोलो सर। है हाँ सर। सर मुझे अब देखो, ये इंडिया का मैक्रो एंगल है, तो इंडिया क्या चाहता है? इंडिया बस इतना चाहता है, पहला तो वन साइडेड देखा था, अब तो बोथ साइड देख लिया। तो बेसिकली इंडिया चाहता है कि पेट्रोल डीजल का दाम यानी क्रूड ऑयल का दाम मॉडरेट रहे, मॉडरेट, ना ज्यादा हो ना कम, एवरेज। ना तो पेट्रोल का, क्रूड ऑयल का दाम 100 के पार चला जाए, $100 के पार, और ना ही वो $50 के आसपास आ जाए, क्योंकि दोनों में प्रॉब्लम है। মানে ওই যে বাংলা একটা কথা বলে, বেঙ্গলি जो लोग जानते हैं उनको समझ में आ सकता है कि पिछले निर्वंश आगाले बर्जाघात, ताई तो ऐसा बोलता है ना, आगाले बर्जाघात और पेछाले निर्वंश, ऐसा करके बोलते हैं। डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, ठीक है। सब गाँव मैंने बेसिकली विलेजेस एरिया में ज्यादा लोग बोलते हैं, बट इफ यू नो इट इट्स ओके। গীতিকা জানো এই কথাটা, প্রবাদ বাক্যটা? না স্যার এটা জানতাম না। এটার মানেটা বুঝতে পারলে? মানে পেছনে গেলে আমি, আমার মানে সিচুয়েশন এরকম কি আমি যদি আগে বেরোতে যাই আমার মাথায় বজ্রাঘাত পড়বে, আর আমি যদি পেছনে যেতে চাই তাহলে আমি নির্বংশ হয়ে যাবো, ঠিক আছে, মানে আমার বংশে কেউ বাঁচবে না। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, ठीक है, कि आपको मॉडरेट होके ही चलना ये इंडिया चाहता है, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। ओके, सो in fact, if you go back and look at the October 2014 import-export data from RBI, it clearly suggests the same. While the oil import bill reduced by 19%, point to be noted sir, 2014 का बात कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल फिगर है। 2014 में ऑयल का बिल 19% ईयर ऑन ईयर में कम हो गया था, 19% पेट्रोल का मैंने क्रूड ऑयल का बिल कम हो गया था, लेकिन एक्सपोर्ट भी गिर गया था 5%। तो क्लियरली द एडवांटेज ऑफ लो ऑयल प्राइस इज नॉट द बोन इन इट सीम्स टू बी, मैंने जितना अच्छा लग रहा है तेल का दाम कम होने के कारण, बट ये उतना अच्छा बात नहीं है, बिकॉज इसमें एक्सपोर्ट भी गिरता है। In fact, on 6 January 2015, we got a glimpse into what can happen if the oil price continues its fall. NSE Nifty fell over 255. 2015 के 6 जनवरी में ऑयल प्राइस गिरता गया, NSE निफ्टी भी फेल हुआ 255 में, 3% में डिक्लाइन हो गया। क्योंकि जब इंटरनेशनली तेल का दाम कम होता है ना, तो बहुत सारा कंट्री का इकोनॉमी का चक्का गड़बड़ हो जाता है, और उनके पास भी पैसा कमाने का चक्कर कम हो जाने से इंडियन स्टॉक मार्केट में भी पैसा का फ्लो कम हो जाता है। सो ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। नाउ कम्स टू द इंडियन कंपनीज। हमारे देश में जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज है, इनका क्या होता है? स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ लो ऑयल प्राइसेस।
The low oil price has positive impact on oil marketing companies in terms of reducing the stress on their working capital requirements. In fact, both BPCL and HPCL had retired over 50% and 30% of their short-term borrowings over the last 2 years, respectively. मैंने 2014-15 का बात है. If the price of crude oil price stabilize around the current level of $50, जिस टाइम पे चल रहा था 2014-15 में, per barrel $50, अभी चल रहा है 83-84. Then naturally it will be great for these companies in terms of cleaning up their balance sheets and improving their bottom line. तो जब मार्केट में तेल का दाम अचानक से किसी कारण से गिर जाता है, सर्टेन टाइम के लिए इनको बेनिफिट होता है और ऐसी सिचुएशंस में इनका शेयर का दाम भी बढ़ता है. चलो देखो बीपीसीएल का रिसेंट क्या मोमेंटम है. तेल भी खरीदो और तेल का शेयर भी खरीदो. Look at sir. आप लोग एक चीज ख्याल करो. हाँ, look at this crude oil chart. Look at this crude oil chart. Chart behave like almost same. সবাই দেখতে পাচ্ছে? हाँ सर. দুটোই আওয়ারলি চার্ট আছে. बीपीसीएल এর আওয়ারলি চার্ট देखो सर, ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का स्टॉक मार्केट चार्ट है. भारत पेट्रोलियम का शेयर 626 चल रहा था 4-5 जून में. यहाँ पर एक हरामी पैटर्न बना था आफ्टर प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड. ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या था? वो मोदी जी का सीट कम पाना, बीजेपी एंड एनडीए का सीट 300 पार ना जाना रीजन था. उसके बाद मार्केट में एक हरामी पैटर्न बना और ओवरऑल बीपीसीएल का ट्रेंड चेंज हुआ और उसके बाद से बीपीसीएल फिर से 560 से 560-65 से 626 तक पहुंचा विद इन 10 to 20 डेज. मैंने अप्रॉक्स 70-80% का मोमेंटम दिया है. अब तुम सेम चीज देखो इधर, सेम पीरियड, सेम सिचुएशंस, क्रूड ऑयल फ्यूचर, बट नॉट बीपीसीएल और एचपीसीएल. इट्स अ क्रूड ऑयल फ्यूचर. 4 तारीख एंड देन 5 तारीख. 5 तारीख में यहाँ पर एक इंगल्फिंग बना और इंगल्फिंग बनने के बाद लुक एट दिस सिनेरियो, 6175 से मार्केट 6547 में गया. क्रूड ऑयल फ्यूचर में अप्रॉक्स 400%, ठीक है, 400 पॉइंट्स का डिफरेंस था. बट दोनों का पैटर्न सेम है. हेलो, ব্যাপারটা কি বোঝা গেল? समझ में आ रहा है सब? কিরে বোঝা গেল নাকি? हाँ सर. तुम बीपीसीएल की जगह एचपीसीएल पे देख लो. एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम. দেখা যাচ্ছে কোনটা? हिंद पेट्रो. लुक एट अगेन सेम कॉन्सेप्ट. हिंदुस्तान पेट्रोलियम का शेयर 492 हरामी बना था 5 जून को. 492 से 536 करंटली. फ्रॉम 492 536 अप्रोक्स 56 रुपीज का, सॉरी 46-50 रुपीज का गैप दिया है. मैंने वही 50 एचपीसीएल में 50 रुपीज का गेन, उधर 80 रुपीज का गेन और क्रूड ऑयल में 400 का गेन फ्यूचर में. एंड पैटर्न इज सेम. हर कैंडल कुछ कहता है, हर चार्ट कुछ कहता है और चार्ट के पीछे का कहानी भी कुछ कहता है. देखा सर क्या कनेक्टिविटी है? आई होप कि आपको समझ में आया कि आखिर इंडियन कंपनीज को किस सिचुएशंस में क्या फायदा होता है. ठीक है, तो पेट्रोल डीजल का दाम कम होने से, पेट्रोल डीजल का दाम बेसिकली क्रूड ऑयल से इंपैक्टेड है. क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल मिलता है
ठीक है। तो आई होप कि एक आइडिया आप लोगों ने ले लिया कि हाउ क्रूड ऑयल इम्पैक्ट इन क्रूड ऑयल फ्यूचर एंड क्रूड ऑयल ऑप्शंस आल्सो। क्या यही खत्म हो गया क्रूड ऑयल? नहीं नहीं सर, अभी क्रूड ऑयल में 2-3 क्लास और लगेगा। दिस इज जस्ट डिपेंड्स ऑन सप्लाई डिमांड सिचुएशंस। तो एक चीज तो क्लियर हुआ कि जितना बात मैंने आपसे किया सब सप्लाई डिमांड के बेसिस पे किया। क्लियरली सऊदी प्रिंस अल वालिद बिन तलाल, ठीक है, ये सऊदी का प्रिंस है, अल वालिद बिन तलाल says if the supply stays where it is and the demand continues to be where it is, then there is a little hope for the oil price to bottom out here. Besides, the US has withdrawn the 40-year ban on export oil, which means more supply to the market. Again, US ने भी वो बैन हटाया और अभी कल US ने बोला कि उनको बहुत नीड है, तब मार्केट में ग्रोथ हुआ, thereby putting more pressure on prices. Last month 2016 का डेटा है, OPEC has finally agreed to cut the production to support the oil price. You can read the article on Bloomberg. ठीक है, इतना समझ में आपको आ रहा है कि अमेरिकन कॉन्सेप्ट हमेशा एक इंपैक्टफुल है। अमेरिकन शेल ऑयल हैज नो डाउट क्रिएटेड a ripple in the market, but there is another angle to this. How strong are the balance sheet of these companies fracking shale oil? माने जो लोग shale oil का दावा कर रहे हैं, इनका बिजनेस सिनेरियो कैसा है? आर दे ओवर लिवरेज? क्या बहुत ज्यादा रिस्की है? आर दे ओवरस्टेटिंग द रिजर्व्स? क्या वो रिजर्व को कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं? दीज आर द थिंग्स द मार्केट विल लर्न सूनर और लेटर। और अल्टीमेटली पता चल गया कि मार्केट में शेल ऑयल का जो दावा था वो उतना भी इम्पैक्टफुल अभी तक नहीं हुआ है। जो अमेरिका के पास स्पेशल काइंड ऑफ तेल मिला था उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। ठीक है, इतना स्टोरी जानने के बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ट्रेडिंग के ऊपर और फोकस करूंगा। इतना समझ में आ गया सर कि आखिर क्रूड ऑयल का डिमांड सप्लाई सिचुएशंस कैसे काम करता है, पर अभी भी चीजें बाकी हैं कि कंपनीज में क्या होता है, इंडस्ट्री कैसे चलता है। ठीक है, ये सब चीज जब पता चलेगा, अपस्ट्रीम इंडस्ट्री, मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री एंड डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री, कितना पेट्रोल यानी क्रूड ऑयल के बेसिस में कितना इंडस्ट्री चलता है। ठीक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI क्रूड ऑयल में क्या कार्य कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, जब ये सब चीज जान जाओगे ना तो ट्रेड करने में मजा आएगा। ठीक है, और फिर जाके आप एकदम एक्सपर्ट बन पाओगे। ठीक है सर, तो आज इतना ही रखता हूँ मैं, बाकी चर्चा मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास करूँगा, जहाँ पर मैं आप लोगों को पेट्रोल डीजल के ऊपर डिपेंडिंग कंपनीज कैसे काम करता है इसके बारे में बात करूँ। मैंने क्रूड ऑयल रिलेटेड कितना कंपनीज कैसे काम करता है, कितना मेन प्रोड्यूसर्स हैं, ये सब बात बाकी है। अभी तो बस जितना मैंने बोला वो है डिमांड सप्लाई का। ठीक है, पेट्रोल कौन बनाता है, क्रूड ऑयल कहाँ से मिलता है, कहाँ जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करके मार्केट में दाम क्यों बढ़ता है, दाम क्यों गिरता है, और उसका इम्पैक्ट में फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में क्या हल्का फुल्का होता है। ठीक है, ये सब बताया। अभी भी खेल बाकी है, क्रूड ऑयल टाइम लेगा सर। ये मार्केट का हीरो है, कमोडिटी मार्केट का हीरो है, जो जान गया उसका जिंदगी बन गया सर, इतना जानो आप। थैंक यू सर, आई होप समझ में आया। सुमित বুঝতে পারছিস না ক্রিকেট দেখছিস? না 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 বুঝতে পারা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ দাদা। सत्यम, गीतिका, देवो, थैंक यू सर, गुड नाइट फिर, ওকে দাদা, গুড নাইট। बाय ठीक है सर, बाय सर, बाय गुड सर। नाइट। बाय सर।